तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये घटना है मुंबई हाईवे 48 की, जब मैं अपने दो और दोस्तों के साथ सफर कर रहा था। मगर उस हाईवे पर देर रात एक जगह पर मेरे साथ एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसे जो कोई भी सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो NH 48 का डर भरा सफर मुझे आज भी याद है, और अगर आप भी कभी उस हाईवे से गुजरे तो ज़रा मेरी इस घटना को ज़रूर याद कर लेना, ताकि आपके साथ भी वो ना हो जो मेरे साथ हुआ था। तो चलिए जानते हैं वो NH 48 का डर भरा दर्दनाक सफ़र की खौफनाक दास्तां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्चित है और मैं मुंबई में रहता हूँ। वैसे तो मैं उस वक्त एक स्टूडेंट था और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी, लेकिन अब मैं कुछ और काम करता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने नानी के घर जाना पड़ रहा था किसी काम के चक्कर में, पर मैं उस लंबे रास्ते से बिल्कुल अनजान था। लेकिन मैंने अपने लंबे रास्ते को काटने के लिए अपने साथ दो साथी और ले लिए, ताकि मैं बोर ना हो जाऊं और मुझे उस लंबे सफ़र से देर रात डर भी ना लगे। तभी मैंने अपने साथ आकाश को ले लिया और साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड गायत्री को भी। मेरे कहते ही वो दोनों भी मेरे साथ नानी के यहाँ जाने को तैयार हो गए, और फिर मैंने अपनी टाटा कंपनी की कार निकाली और ठीक रात के 8:30 बजे हम निकल पड़े उस लंबे रास्ते पर। हमें वो 1200 किलोमीटर का लंबा सफ़र तकरीबन 25-26 घंटे में तय करना था, यानी कि बैठे बैठे सभी का पिछवाड़ा टेढ़ा होने वाला था। क्योंकि मैंने कभी भी इतना लंबा सफ़र पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मुझ में हिम्मत नहीं थी। पर हाँ, मैंने अपने सफ़र को अच्छा बनाने के लिए अपने साथ मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा एक साथी आकाश अपने साथ में ले लिया था। लेकिन दोस्तों, हमें क्या मालूम था कि हमारा आगे का सफ़र बहुत ही दर्दनाक होने वाला है और बहुत ही भयानक भी। खैर, हम सभी अपनी रफ्तार से मुंबई हाईवे पर चले जा रहे थे। बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था। खिड़की साथ ही ठंडी हवा ने गायत्री की आंखें भारी कर दी थी, जिस वजह से गायत्री आधी नींद में चली गई। वहीं मेरा साथी मेरे बगल वाली सीट पर बैठा आकाश मेरे से गप्पे लड़ाते हुए हंसी मजाक कर रहा था, और इसी तरह हमने लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता भी काट लिया। फिर इसी बीच गायत्री अपनी नींद से जागी और बोली, अर्चित जरा गाड़ी साइड में रोको, मुझे टॉयलेट जाना है। गायत्री के इतना बोलते आकाश, जो मेरा साथी था, उसने बोला, हाँ हाँ पर जल्दी आना। तभी मैंने गाड़ी साइड में रोकी और गायत्री का वेट करने लगा, और फिर जब गायत्री आकर बैठ गई तब फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया। अब कुछ देर और चलने के बाद हम पहुंचे NH 48 के हल्के से मोड़ पर, जहां से मैंने गाड़ी को थोड़ी धीमी रफ्तार से टर्न लिया। और फिर जैसे गाड़ी सीधी हुई कि तभी मेरा साथी आकाश बोला, यार अर्चित, थोड़ी भूख सी लगने लग गई है यार, कुछ खा पी लेते, तभी आगे का सफ़र काटने में मज़ा आता। अभी आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से गायत्री ने धीमे स्वर में कहा, हाँ अर्चित, आकाश सही बोल रहा है, भूख तो मुझे भी लग रही है। फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी 11:47 हो रहे थे, और हमने 285 किलोमीटर का रास्ता भी तय कर लिया था। खैर, जब मैंने सामने अपने दाएं बाएं नज़र मारी तो मुझे सिवाय पेड़ पौधे और अंधेरे रात के उस हाईवे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, एक बात थी कि उस हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही ज़रूर हो रही थी। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ से मैंने गाड़ी में फिर से पेट्रोल भर लिया, और फिर हम तुरंत ही वहाँ से आगे निकल गए। आगे जाते ही हमें जब सामने एक ढाबा दिखा तो मैंने उस ढाबे पर गाड़ी पार्क की, और कुछ खाने पीने के बाद हमने वहाँ से निकलना सही समझा, क्योंकि हम ढाबे पर रहकर ज़्यादा देरी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से हम वहाँ से निकलने लगे। अभी हम खाना पीना करके वहाँ से निकले ही थे कि तभी ढाबे वाले ने आवाज़ देते बोला, अरे भाई साहब, आज रात यहीं रुक जाओ, आगे का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद रास्ता खतरनाक है। कहते उस रास्ते पर शैतानी आत्मा घूमती है, वहाँ पर कोई भी घटना कर सकती है आपके साथ। मैंने भी उस ढाबे वाले की बात पर हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक ठाक चले जाएंगे अपने घर। मेरी बात सुनते ही ढाबे वाला शांत हो गया और हम चुपचाप वहाँ से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। गाड़ी में बैठे हम तीनों उस ढाबे वाले की बात को बार बार रिमाइंड करके उसका मजाक उड़ा रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड गायत्री ठाके मारकर हंसे जा रही थी। अभी हम तीनों अंधेरे से भरा हुआ वो रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी गाड़ी के आगे से गुजरा हो। गाड़ी तो मैं ही चला रहा था,
तो पहले तो मैंने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जब मैंने वही हरकत फिर से देखी तब मैंने एकदम से अपने साथी आकाश से बोला, यार यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी के आगे से गुजरा हो। अभी मैंने इतना ही बोला था कि इसी बीच मेरी गर्लफ्रेंड गायत्री जोर से हंसते हुए बोली, ये लो अर्चित को भी उस ढाबे वाले की बात पर यकीन हो गया है, जैसे इसने कोई भूत वूत देख लिया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। गायत्री के मुंह से इस तरह के लफ्ज मुझे कांटे की तरह चुभ रहे थे। मेरा जी तो कर रहा था कि मैं गायत्री को अभी खरी खोटी सुना दूं, क्योंकि वो मेरी बातों को बस मजाक में ले रही थी। पर मैं जानता था कि ये मेरा कोई वहम नहीं है, जरूर उस ढाबे वाले की बातों में कोई सच्चाई थी। अगर ये सब सच हुआ तो आज हमारा बच पाना बहुत मुश्किल है, हो सकता है हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। खैर मैं अपने गुस्से पर काबू किए गाड़ी को ड्राइव किया जा रहा था, लेकिन तभी मेरी नज़र सामने एक आदमी पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही बुजुर्ग था। मैंने उस आदमी को तो देख लिया था, मगर मैंने ये बात अपने साथियों को नहीं बताई और मैं सीधे उस आदमी के पास से गाड़ी को भगाता हुआ निकल गया। पर मुझे हैरानी तो तब हुई जब गायत्री और आकाश ने उस आदमी के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैंने गाड़ी को बिल्कुल उस आदमी के नज़दीक से ही निकाला था। इसका मतलब साफ था कि वो आदमी सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ा था, ना कि गायत्री और आकाश को। खैर मैं यही सब सोचते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी गायत्री चिल्लाते हुए बोली, अरे अरे पीछे देखो, कोई भाग तो आ रहा है। गायत्री की बात सुनते हमारे कान खड़े हो गए और गाड़ी की साइड मिरर में जब हमने देखा तो सच में एक आदमी हमारी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। तभी ध्यान से देखा कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो कुछ देर पहले मुझे सड़क के किनारे खड़े हुए दिखाई दिया था। लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि ये आदमी बूढ़ा होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी की रफ्तार के साथ दौड़ रहा है, जबकि बड़े अच्छे अच्छे और हट्टे कट्टे लोगों में गाड़ी की रफ्तार के साथ दौड़ने की क्षमता नहीं होती है। तभी मेरे बगल में बैठा आकाश एकदम से चीख पड़ा। वो क्या था कि अब वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल हमारी गाड़ी की खिड़की के पास आ गया था और एक डरावनी मुस्कान देते हुए वो दौड़े जा रहा था। तभी मैंने जल्दी से गाड़ी का शीशा बंद किया और गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज कर दी। मगर जब मैंने एक नज़र गायत्री पर डाली तो वो तो बुरी तरह से घबराई हुई थी और आकाश बुरी तरह से कपकपाने लगा था। मैंने किसी तरह से उन्हें शांत किया और गाड़ी को दौड़ाने में जुट गया, मगर मेरी गाड़ी जितनी तेज दौड़ती तो उस बूढ़े आदमी की स्पीड उतनी ही ज्यादा तेज बढ़ जाती। यानी कि उस आदमी की गति से गाड़ी की गति की बराबरी नहीं की जा सकती थी। अब हम बस मन ही मन भगवान को याद करने लगे थे। पता नहीं क्यों उस अंधेरे भरे रास्ते पर इस वक्त कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी। अगर कोई गाड़ी वाला यहाँ से गुजरा होता तो हम शायद उससे मदद भी मांग लेते, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई मदद करने वाला भी मौजूद नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी से कैसे पीछा छुड़ाऊं। इससे पहले मुझे कुछ सोचता कि तभी वो आदमी एकदम से मेरे सामने वाले कांच पर लटक गया, जिस वजह से मेरी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई और मेरा संतुलन बिगड़ गया। पर जैसे ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ा कि तभी आकाश और गायत्री बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे और फिर उनकी चीखने चिल्लाने की वजह से मुझे समझ में नहीं आया और फिर एक झटके के साथ गाड़ी हाईवे से नीचे उतर गई और एक तेज रफ्तार के साथ झाड़ियों से घिरे रास्ते पर दौड़ने लगी। पर अब गाड़ी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था, बस गाड़ी अपने आप ही चली जा रही थी। गायत्री तो बेहोश हो गई थी, मगर मेरा दोस्त आकाश अभी भी होश में था, लेकिन डर की वजह से उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। उसका घबराया हुआ चेहरा इस बात का सबूत था कि उसे इस हादसे की वजह से कुछ भी हो सकता है। वो बस चीखे चिल्लाए जा रहा था। मैंने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर गाड़ी भी अपने आप चली जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। फिर इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी नानी थी, जो पूछ रही थी कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो, रात में आगे मत बढ़ना, वहीं किसी ढाबे या होटल में रुक जाना और फिर जब सुबह हो जाए तभी आना। इससे पहले मैं नानी को कुछ बताता कि तभी ना जाने मेरा फ़ोन कट हो गया और फिर जब मैंने फ़ोन लगाने की दोबारा कोशिश की तो फ़ोन अब नॉट रीचेबल बता रहा था। अभी मैं हैरान परेशान था कि तभी गाड़ी ने एक बड़े से पेड़ में टकराकर अपना दम तोड़ दिया। वो तो गनीमत थी कि अभी तक सब कुछ सही था और मेरा साथी आकाश भी अब थोड़ा शांत हो गया था, तो मैंने उसे शांत ही रहने को बोला। मगर गायत्री अभी भी पीछे बेहोश पड़ी हुई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि हम कौन सी दुनिया में हैं।
तभी हमें वही आदमी पेड़ पर झूलता हुआ दिखा, जिसे देखकर हमारे जो राहत भरे पल थे वो फिर से डर में तब्दील हो गए। उस आदमी का कुछ और ही रूप था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी गर्दन, साथ ही उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वो तेजाब से जलाया गया हो। अभी हम डरे सहमे उस आदमी को ही देख रहे थे कि तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगी और वो आदमी उन बहती हवाओं में एक जोरदार हंसी हंसे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ बस उसी आदमी की हंसी की आवाज उस माहौल में गूंज रही हो। वो आवाज हमें डराने के लिए काफी थी, पर हम अपनी गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं हिले थे और वो शैतान वहीं पेड़ पर लटका हमें घूरे जा रहा था। पता नहीं क्यों वो गाड़ी के भीतर तो नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी घबराहट अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तभी पता नहीं क्या हुआ कि उस आई हवा के झोंके से गाड़ी बहुत ही जोरों से हिलने लगी और जोर से पलटी खाते हुए दूर जा गिरी। गाड़ी के पलटते में बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंख खुली तो हमारे आसपास जंगल के फॉरेस्ट गार्ड थे और वहां पर एक एम्बुलेंस भी थी जो शायद उन्हीं लोगों ने बुलाई होगी। हमें चोट तो काफी आई थी, जिस वजह से एम्बुलेंस हमें अस्पताल ले गई, जहां जाकर हम कुछ दिनों में ठीक हो गए। पर गनीमत थी कि हम तीनों सही थे। फिर बाद में हमें उस आदमी के बारे में पता चला तो कहते हैं कि उस आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती है जो देर रात लोगों को अपना शिकार बनाती है। कहते हैं उसका एक टाइम है, अगर उस समय पर वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। पर दोस्तों हमें मालूम नहीं था कि NH48 इतना भयानक है, नहीं तो हम उस ढाबे वाले की बात मान लेते और हमारे साथ ये हादसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन फिर उसके बाद से मैं देर रात इतना लंबा सफर कभी नहीं करता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।